नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार बहुत जल्द हर महीने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और जल्दी इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि इससे छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और स्कूल ड्रॉप आउट कम होंगे। शिक्षा विभाग के हवाले से खबर आ रही है कि छात्रवृत्ति के लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। कक्षा 6 और 8 के छात्र छात्राओं की जहां परीक्षा ली जाएगी, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का चयन बोर्ड परीक्षा से मिले अंकों के आधार पर होगा। इस नए कानून के तहत कक्षा 6 के छात्रों को 600 रुपए, 7वीं के छात्रों को 700 रुपए, 8वीं के छात्रों को 800 रुपए दिए जाएंगे। तो मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और क्या कुछ खास है वो हम आपको बता रहे हैं। कक्षा 6 के छात्रों को प्रति माह 600 रुपए दिए जाएंगे छात्रवृत्ति के तौर पर स्कॉलरशिप के तहत। इसके अलावा कक्षा 7वीं के छात्रों को प्रति माह 700 रुपए दिए जाएंगे। अलग अलग इसमें क्राइटेरिया बनाए गए हैं और प्रदेश सरकार यही चाहती है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ाई में तेज हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। कक्षा 8वीं के छात्रों को प्रति माह 800 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को प्रति माह 900 रुपए दिए जाएंगे। तो अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं अलग अलग क्लासेस से। 6th में 600 रुपए, 7th में 700 रुपए, 8th क्लास में 800 रुपए और 9वीं क्लास में 900 रुपए दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के लाभार्थियों का अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा और उसके आधार पर उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो बोर्ड परीक्षा से मिले अंकों के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की जहां तक बात है, हर महीने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। भाई यार, अपनी रैंकर फ्लैश भी है, गाड़ी में घुसे रहा है रैंकर, पता नहीं क्या करते हैं। तो मेरिट में चयनित 12वीं के छात्रों को प्रति माह 3000 रुपए दिए जाएंगे और 11वीं के छात्रों को 2500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं के मेरिट के आधार पर छात्रों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। तो छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और आगे चले जाओ भाई यार, अपनी रैंकर फ्लैश भी है, गाड़ी में घुसे रहा है रैंकर, पता नहीं क्या करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें स्कॉलरशिप के आधार पर, स्कॉलरशिप के तहत एक राशि दी जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा और सहायक नदियों के घाटों में तड़के से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हरिद्वार में भी सुबह से ही श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़े हुए हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं हरिद्वार में भारी वाहनों के आने पर रोक लगा दी गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे आईजी गढ़वाल करण सिंह नांग्याल और उन्होंने गंगा आरती में भी शिरकत की। वहीं कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद आज सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और लगा भी रहे हैं। साथ ही दान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। देर रात से ही हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर से आया हूँ, मेन जो जम्मू से आया हूँ। तो हमारा जो है प्रयास रहता कि हर बार सोमावती अमावस्या पे माँ गंगा जी का आशीर्वाद लेने, और जैसे शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ पर आकर माँ गंगा जी के स्नान से सभी प्रकार के जो मन से किए हुए, तन से किए हुए पाप हैं वो दूर होते हैं। हमारा प्रयास रहता कि माँ गंगा जी के पावन हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है, यहाँ पर हम आकर गंगा जल में गंगा जी का स्नान कराएं और हमारे पाप। 2 दिन पहले मुझे इतना बुखार था कि मैं नहीं आ नहीं सकता था। माँ गंगा जी के मन से ही मैंने बोला कि माँ गंगा मुझे वहाँ पर जरूर पहुँचाना, और माँ गंगा जी के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ
और गंगा स्नान किया है हमने सुबह 4 बजे। नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से यहाँ आया हूँ। आज 20 फरवरी सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन। आज मेरे पितरों की कृपा से मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिला है कि आज गंगा की इस धारा में मैं हरिद्वार आकर स्नान करूं। मैं भगवती और माँ गंगा और माँ हमारे भोलेनाथ जी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आज तू पवित्र गंगा की धारा में स्नान कर। हर हर गंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं और आज सोमवती अमावस के अवसर पर यहाँ हमको स्नान का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत खुशी हुई। बहुत भीड़ तो बहुत अच्छी है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस सब सुखी रहे आज पापा का बर्थडे भी है तो इसीलिए सुख शांति रहे घर में, घर परिवार में। सोमवती अमावस्या स्नान के पर्व के उपलक्ष्य में विशेष राजस्थान से दल स्नान करने आया और हम सब लोगों ने स्नान किया और बहुत अच्छा लगा। और हिंदू संस्कृति में भी विशेष सोमवती अमावस्या का एक महत्व होता है। उसी महत्व के अनुसार हम लोग भी स्नान करने आए। हम सब लोगों ने स्नान किया और प्रशासन और की भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और हम भी सब लोगों को मिलकर प्रशासन का सहयोग भी करना चाहिए। सब यहाँ बहुत अच्छा मतलब इंतजाम है, बहुत बढ़िया कर रखा है और इस पवित्र दिन पे स्नान करके बहुत अच्छा लगा। मांगा मैया से आशीर्वाद मांगा कि हमें हमेशा ऐसे ही बुलाए और हमें मौका दिया। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको बोलेंगे कि आप सब भी आए और सोमवती अमावस्या पे यहाँ स्नान करें। बहुत अच्छी है। भीड़ तो देखो सबकी श्रद्धा होती है। अगर कोई नहीं आएगा तो हमारे जैसा कभी मन कैसे करेगा आने का। और संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा संजय के पास चलते हैं। संजय, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही है और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? स्नान है और हम देख रहे हैं कि कई दिनों पहले से ही जो श्रद्धालु होते हैं जिनके मन में आस्था होती है वो पहले ही चले आते हैं। हालांकि इसी चीज को देखते हुए लगातार जो हरिद्वार प्रशासन है कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि आस्था का महापर्व होता है सोमवती अमावस्या। यही वजह है कि सुबह तड़के से ही आज जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो लगातार गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि हर की पौड़ी ही नहीं, जो तमाम अन्य घाट है वहां पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह भोर से ही जो भक्त है, श्रद्धालु है, पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सुबह से ही जो लगातार स्नान कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम जो पुलिस बल है सभी घाटों पर तैनात है। हर जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी लगातार जो उच्च अधिकारी है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब ऐसे पर्व होते हैं तो ऐसे में भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार चले आते हैं। उसी को व्यवस्था को संभालने के लिए जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और जो बड़े वाहन है, यानी जो बड़े वाहन है, उनका आवाजाही बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध की गई है। रवीश, संजय, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और जो हमने बातें भी सुनी श्रद्धालुओं की, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आए, तो जैसा आप कह रहे हैं कि प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता होगा इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज करना। देखिए रवीश, इसके लिए पहले ही एक रोड मैप तैयार किया जाता है, क्योंकि जब बड़े वाहन इस जगह प्रतिबंध किए जाते हैं। हालांकि कई जगह पार्किंग भी बनाई गई है। हालांकि जो अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, क्योंकि गंगा घाटों पर जल पुलिस के साथ साथ जो अन्य पुलिस बल है वो भी पूरी तरह यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। रवीश, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। चलिए, धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, उसके बारे में आपको एक बार विस्तार से जानकारी देते हैं। धामी सरकार बहुत जल्द हर महीने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में जुटी है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है और जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि इससे छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और स्कूल ड्रॉप आउट कम होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हितेश त्यागी, जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, इसे एक बहुत ही बेहतर पहल कही जाएगी या ये यूं कहा जाएगा कि छात्र छात्राओं को एक बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड की धामी सरकार है वो लगातार शिक्षा विभाग को लेकर पहले से ही काम कर रहे हो। धन सिंह रावत भी लगातार इस विभाग में अपनी दिलचस्पी दिखाई रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बाल वाटिका खोलने का काम सरकारों ने किया है, तो एक बार फिर जिस तरीके से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का जो घोषणा अभी हुई नहीं है, हालांकि कैबिनेट में अब प्रस्ताव आना बाकी है, तो उसके लिहाजा क्योंकि जिस तरीके से जो कक्षा 6 से लेकर और 12वीं तक के जो छात्र मेधावी होंगे उनको कक्षा 6 में 600 रुपए, 7वीं में 700 रुपए और 8वीं में 800 रुपए और 9th में 900 रुपए और 10वीं में 2000, 11वीं में 2500 और 12वीं में 3000 रुपए की जो छात्रवृत्ति देने का काम इसमें धामी सरकार करेगी, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा तो बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी। और जो इसके पीछे एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, मेधावी जो छात्र हैं, उनको स्कूलों से जोड़ना, ना कि ज्यादा छुट्टी ना हो और ज्यादा बंक टाइप के जो होते हैं वो ना हो। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रतिस्पर्धा भी छात्रों में बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्सा लेंगे। तो यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिक्षा विभाग को लेकर काम करे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले समय में जो छात्र हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर साबित होगा। जी हितेश, अभी तो कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा, लेकिन जैसा कि इस प्रस्ताव में हमें जो समझ में आ रहा है, 10वीं और 12वीं के छात्रों का जो चयन होगा छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, मेरिट के आधार पर जो बोर्ड में उनके अंक आएंगे। लेकिन अगर 6th स्टैंडर्ड से बात की जाए तो वहां पे कैसे चयन किया जाएगा कि किन छात्रों को ये स्कॉलरशिप देनी है? जी बिल्कुल, देखिए जो कक्षा 6 से लेकर और 9 तक की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें 3 श्रेणी इन्होंने रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो 3 श्रेणी के जो छात्र होंगे और उसी के हिसाब से उसमें मेरिट के आधार पर उन्हीं बच्चों का स्कूली स्तर पर उनका आकलन किया जाएगा, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। लगातार उन पर जो उनके प्रधानाचार्य है, जो भी ऊपर की जो टीम इन पर लगाई जाएगी वो उस पर काम करेगी, तो उसी के लिहाज से इन बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का काम सरकार करेगी। जी हितेश, आप हमारे साथ बने रहे। हितेश त्यागी हमारे संवाददाता में तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है उसकी अगुवाई प्रीतम सिंह करेंगे। देहरादून में यात्रा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई है। देहरादून के वार्ड 35 में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रीतम सिंह की अगुवाई में देहरादून में यह यात्रा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कुमाऊं में यात्रा निकाली जाएगी। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रीतम सिंह की अगुवाई में देहरादून में यात्रा निकाली गई। यशपाल आर्य के नेतृत्व में कुमाऊं में यात्रा निकाली गई, ये आप देख सकते हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए। हितेश, कांग्रेस जो है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, किस तरीके का यहां पे समर्थन इस यात्रा को मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज हुआ था और राहुल गांधी कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इसमें काफी सराहना उन्होंने बटोरी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और प्रत्येक जिलों में किया है, प्रत्येक मंडलों में किया, और लगातार जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, जितने भी कांग्रेस के विधायक है, सभी को जिम्मेदारी दी गई है। जिलेवार इनमें सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उनके नेतृत्व में चल रही है और हाथ से हाथ जोड़ो की जो यात्रा है, क्योंकि जो बाजपुर क्षेत्र आता है वो उन्हीं के अंडर में आता है और वहाँ के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है यशपाल आर्य। तो लगातार जिस तरीके से यशपाल आर्य के हाथ में इसकी कमान सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं यही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा 24 का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी इसमें अब पूरी तरीके से लग चुकी है और 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रही है। जी हितेश, हमने देखा था कि हरीश रावत, उनसे भी यशपाल आर्य की मुलाकात हुई थी, करण महारा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। क्या अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं? क्योंकि प्रीतम सिंह को हम देख रहे हैं देहरादून में वो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो वहां पर उस यात्रा की अगुवाई यशपाल आर्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुमाऊं गढ़वाल और का जो क्षेत्र है यह अलग अलग हिस्सों में है और कुमाऊं की जिम्मेदारी है वो यशपाल आर्य के पास है और जो इधर की दूसरी तरफ की जो जिम्मेदारी है वो प्रीतम सिंह के पास है। तो लगातार जिस तरीके से कई ऐसे नेता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कई अहम नेताओं की इसमें श्रेणी बनाई है और सभी जो मुख्य नेता है, चाहे इसमें उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापली हो, उनको भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है और
खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इसमें काम कर रहे हैं। लगातार जितने भी मीडिया प्रमुख हैं, राजीव महर्षि हैं, क्योंकि वो भी मीडिया संभालते हैं, तो उनको भी कई तरीके से जिम्मेदारियां दी गई। वो पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो चल रहा है उसको वो भी कवर करेंगे। जी चलिए हितेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चारधाम यात्रा शुरू होने में वैसे तो अभी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इस बीच सनसनीखेज खबर यह है कि जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में एक बार फिर जमीन धंसने और दरारों का मामला सामने आ रहा है। इस बार जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर करीब 10 किलोमीटर में बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। ये दरारें जोशीमठ और मरवारी के बीच आई हैं। कुल 10 जगहों पर दरारें बिल्कुल नई हैं। वहीं आने वाले दिनों में दरारों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। खतरा बड़ा है क्योंकि पिछले दिनों चारधाम यात्रा की तय तिथि की घोषणा कर दी गई है और बद्रीनाथ धाम जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में जमीन धंसने और दरारें पड़ने से श्रद्धालु समेत स्थानीय लोगों की जान पर खतरा बने रहने की आशंका जताई जा रही है। तो जोशीमठ में एक बार फिर से धंसने लगी है जमीन, हाईवे पर धंस रही है जमीन, दरारें पड़ रही हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर दरारें आई हैं। बड़े खतरे की आशंका से लोग भयभीत हैं। बद्रीनाथ रोड पर 10 किलोमीटर क्षेत्र में दरारें आई हैं। 10 किलोमीटर के हाईवे पर 9 जगह दरारें देखने को मिली हैं। और उत्तराखंड रोजगार मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। भविष्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। इसलिए हमें अपनी युवा शक्ति को, हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को सही दिशा में ले जाकर समाज को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, एक राजनीतिक दल के लोग, जब देश के अंदर बड़े बड़े घोटालों की बात होती है तो उस घोटालों के समय में कहते हैं कि ये सीबीआई जो है केंद्र की चलने वाली सरकार के हाथ का खिलौना है, उसके इशारे पर काम करता है। और जब यहां पर भर्तियों की जांच हम करवाने लगे और भर्तियों की जांच के साथ साथ हम कैलेंडर भी निकालने लगे, हमारा आयोग लगातार कैलेंडर निकाल रहा था भर्तियों के आगे के, और तय समय पर भर्तियों को कराने के लिए अपने सारे इंतजाम कर रहा था। ऐसे समय में कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और सीबीआई करवाने के लिए कोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी सुनवाई करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मंशा देखना चाहता हूं। अभी पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने उस परीक्षा में भाग लिया, और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने का काम किया, कुछ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, और जैसे ही मुकदमा हुआ उसकी
सारी जांच करवाई गई, तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था भाइयों बहनों। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी टाल दीजिए, आने वाली परीक्षा भी टाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है? जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का किसी भी कीमत पर समय बर्बाद न हो, उनकी आयु सीमा आगे निकल जाएगी। अब स्वयं मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी भी हुई है, अगर भर्ती हुई है, अगर ये 5 साल बाद होती तो कितने लोग इसमें से परीक्षा में भाग ले पाते? ले पाते क्या? नहीं, जोर से बोलिए, नहीं ले पाते ना। ऐसे ही अगर 5 साल 7 साल जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी है, तमाम पेपर होने हैं, अगर वो 5 साल तक नहीं होंगे, 7 साल तक नहीं होंगे, तो कितने लोग आगे निकल जाएंगे? उनका समय लौट कर नहीं आएगा। लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो, अव्यवस्था फैले, छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, भाई बहन जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना अध्ययन करना है, अपनी तैयारी करनी है, वो अध्ययन न करें, वो पढ़ाई न करें, बल्कि उनके साथ सड़कों पर निकलकर व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि उनको वैसे तो कोई मिलने वाला नहीं है, वैसे नहीं मिलने वाला है। अब यही छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है भाइयों बहनों। लेकिन हमने तय किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उनको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई हर कीमत पर सजा दिलवाकर ही मानेगा। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, रोजगार मेले में वो यहां पे व्याख्यान दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। वहीं कर्णप्रयाग में भी जमीन धंसने की खबर आ रही है, जिसके बाद बीते रविवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नगर पालिका कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, सुभाष नगर और अपर बाजार में जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद देने की बात कही। बता दें कि बहुगुणा नगर में जमीन धंसने से 28 भवन प्रभावित हुए हैं। वहीं सुभाष नगर एवं अपर बाजार कर्णप्रयाग में भी कुछ भवनों में दरारें आई है। डीएम का कहना है कि प्रभावितों की हर संभव मदद कराई जाएगी। कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में जो बहुगुणा नगर एरिया है, वहाँ पर कुछ मकानों में पिछले कुछ टाइम में दरारों की खबरें आ रही थी, तो उसके क्रम में पहले भी IIT रुड़की ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो युद्ध साहब के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव देगी। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने हुए आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। देखिए, समस्या गंभीर है। पिछले कुछ समय से आज हमने देखा और इससे पहले भी मैं देखते गया, काफ़ी मकानों में तनाव है, कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं। तो आज हमने एक निरीक्षण भी किया है, इसकी रिपोर्ट शासन को जाएगी और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर अंदर एक जो शासन के द्वारा पूरा सर्वेक्षण कर्णप्रयाग नगर के लिए जो टीम बनाई गई है 8-10 लोगों की, वो आकर के सर्वेक्षण करेगी और जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। दून अस्पताल को जल्द ही 15 विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने वाले हैं। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अब दून मेडिकल कॉलेज इन दिनों विशेषज्ञ डॉक्टरों के इंटरव्यू कर रहा है। आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को जल्द ही 15 विशेषज्ञ डॉक्टर मिलने वाले हैं, जिसमें कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, अभी हमारे पास लगभग सभी विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, लेकिन क्योंकि जो पेशेंट का जिस तरीके से लोड है और ताकि मरीजों को इंतज़ार कम से कम करना पड़े और जो भी उनको जो है उपचार यहाँ पर आवश्यकता होती है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो भर्ती की सुविधा हो, तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर तैनात हो ताकि अधिक से अधिक जो है मरीजों को सुविधा मिले।
हितेश, दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इंटरव्यू चल रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ सालों की बात अगर हम करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति बेहतर हुई है और राजधानी जो देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसमें अब तक जैसा कि जो दून मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं आशुतोष सियाना, हालांकि उनके पास अब पूरे उत्तराखंड का प्रभार उनको मिल गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में क्रांति लाने का काम किया है। जितने भी दून मेडिकल कॉलेज है सभी में MRI की मशीनें पूरी अत्याधुनिक तरीके से इनमें मशीनें स्थापित करने का काम लगातार आशुतोष सियाना इसमें कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज में हालांकि जो भी चिकित्सक इसमें पहले से मौजूद है और इसमें प्रबल 15 चिकित्सकों की भर्ती के लिए इसमें इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और लगातार इसमें जो चिकित्सक है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आशुतोष सियाना के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अंतर देखा गया है, क्योंकि लगातार मरीजों की जो संख्या है वो दून मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही है और उसी के लिहाजा इसमें साक्षात्कार शुरू हो गए। हालांकि कार्डियो के जो डॉक्टर हैं उसकी नियुक्ति होनी अभी इसमें बाकी है। जी चलिए हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे कि जल्द ही दून मेडिकल कॉलेज में 15 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।